आप सभी लोग का स्वागत है रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन का, जिसका हिंदी में क्या होता है, समीकरण। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं। तो इक्वेशन असल में क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो आप, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे अगर 2x + 3y, उसमें अगर मैं इक्वालिटी साइन जो ऐड कर दूं, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। उसमें इक्वालिटी साइन इक्वल टू कुछ भी लिख दो, इक्वल टू कुछ भी, कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 2 है, या 2x + 3y, कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 3x है, 2x + 3y, या तो 0, कुछ भी लिख दूं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये किस में बदल जाता है, इक्वेशन में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या हुआ, असल में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम इक्वालिटी साइन लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन में दो पार्ट होता है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन अगर मैं ले लूं, ये एक इक्वेशन है कि नहीं, लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड इसको क्या बोलते हैं, LHS, जो कि लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, RHS, जो कि राइट हैंड साइड। आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल के राइट साइड होता है। तो इस तरह हम लोग इक्वेशन देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। नाउ हम देखेंगे इक्वेशन के क्या टाइप्स। इक्वेशन टाइप्स क्या होगा, डिग्री के आधार पे। डिग्री के आधार पे क्यों, डिग्री तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे, उसी डिग्री के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन का टाइप। तो अगर डिग्री 1 हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन। जैसे लीनियर एक्सप्रेशन था ना, तो उसको इक्वेशन में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हुआ। बट अगर लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे लीनियर इक्वेशन भी डिफाइन होता है। तो अगर वेरिएबल एक हो, अगर इसमें एक ही वेरिएबल हो, तो पूरा नाम क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपका वेरिएबल 2 हो वेरिएबल, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर एग्जांपल देखें तो क्या हुआ, फाइनली पार्ट क्या बनेगा, पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी 2x + 3 = 0। ये क्या हुआ, असल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है, बस इसमें x है। उसी तरह अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के देखो तो 2y = 3x नहीं, बस 3, क्योंकि x नहीं दे सकते, तो 2y = 3 भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बट दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन देखो, डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। बट अगर वेरिएबल एक है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, और वेरिएबल 2 है, जैसे 2x + 3y = 3, तो कितने वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, तो क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2x = 3y भी इसमें अगर दूंगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। डिग्री क्या है, 1 है, तो डिग्री अगर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और अगर वेरिएबल नंबर 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अगर वेरिएबल नंबर 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक एक करके हम ये दोनों पार्ट पढ़ेंगे अभी, और डिग्री पे और देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो अगर डिग्री 2 हुआ, तो क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसी में वन वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको बोलेंगे। और अगर 2 वेरिएबल हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह हम लोग इक्वेशन डिफाइन करते हैं। और इसके बाद एक डिग्री 3 होगा, तो क्या होगा, डिग्री 3 होगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। और क्यूबिक इक्वेशन में अगर मैं देखूंगा तो वो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल होगा। तो हम लोग मेनली कहां तक पढ़ेंगे, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो पढ़ेंगे, और 2 वेरिएबल भी पढ़ेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहीं तक हमारा सिलेबस है। तो बाकी चीज देखने की उतनी जरूरत नहीं है, तो हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तक देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा क्या, सिंपल इक्वेशन, जो कि असल में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक एक टाइप हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि हम लोग वर्ड से इक्वेशन कैसे लिखते हैं।
क्योंकि सिंपल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली वर्ड फॉर्म में होते हैं, तो हमें उसको इक्वेशन में कन्वर्ट आना चाहिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग कि हाउ टू राइट इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखेंगे फ्रॉम वर्ड्स, वर्ड से हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हमें पहले वो देखना है। तो अगर आपका क्वेश्चन हो जैसे कि द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32, क्या मतलब 3 times x and 11 is 32। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो इसको हमको इक्वेशन में लिखना है। तो इक्वेशन में लिखना है तो सिंपल जो भी लिखा गया हो इस सेंटेंस में उसको हमको एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो द सम ऑफ 3 टाइम x and 11, तो सबसे पहले क्या देखें, x का कितना टाइम 3 टाइम यानी 3 into x, और किसको किसके साथ ऐड करने बोल रहा है, 11 के साथ ऐड करने बोल रहा है, तो उसको टोटल इक्वल टू क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3x + 11 = 32। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फॉर्म हुआ, सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ इस सेंटेंस का। तो एक बार वापस बता देता हूं क्या हुआ इसमें, कि बोल रहा है द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। तो जो भी लिखा हुआ है उसको हमको इस अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देना है। तो द सम ऑफ 3 टाइम x यानी 3x, और 11 लिखना है, और उन दोनों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 32 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग इसको वर्ड फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे कुछ और देखते हैं इसमें। तो अगर आपका हो क्वेश्चन किस टाइप का हो, 1/4 of m is 3 more than 7, मतलब 1/4 of m is 3 more than 7। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या बोलना है 1/4 of m यानी m/4 में हम लोग ने लिखा, is 3 more than 7, is 3 more than 7। तो अगर आपको समझना है कि अगर बोलूं क्या 2 is 3 more than, ऐसे लिखते 5 is 3 more than 2, 5 is 3 more than 2, ये क्या है 5 है, इसको मैं अच्छे से लिख दूं, तो ये क्या है 5 is 3 more than 2, ये सही बात है। 5 क्या है 2 से 3 ज्यादा है, तो इसको हम लोग और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मतलब 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि 5 और 2 का डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो उसी तरह अगर हम लिखे कि 1/4 of m is 3 more than 7, तो यानी m/4 और 7 का डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और यही क्या है इक्वेशन का फॉर्म है। तो 1/4 of m is 3 more than 7, मतलब क्या m/4 - 7 = 3, क्योंकि m/4 क्या है वो 7 से 3 ज्यादा है, तो m/4 - 7 = 3, ये क्या हो गया इक्वेशन फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल में ये लेके दिखा दिया हूं कि क्या है 5 is 3 more than 2, इसका मतलब क्या है 5 2 से 3 ज्यादा है, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, अब तो 3 ज्यादा मैं बोल सकता हूं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इस सेंटेंस को इक्वेशन के फॉर्म में। बट नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में ये वेरिएबल दिया नहीं होता है कि m नहीं है, आपका क्या दिया होगा 1/4 of a number is 3 more than 7 है, उसके बाद क्या लिखेगा फाइंड द नंबर, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें नहीं लिखा ना m है, m वगैरह कुछ नहीं है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि जरूर, क्योंकि ये वेरिएबल है हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो मानेंगे कि ये कोई नंबर है जो कि x है, तो इक्वेशन क्या होगा x/4, जो ये नंबर वो x है, तो x/4 - 7 = 3, ये होगा हमारा इक्वेशन, उसको हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, बस हमें ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो आपको जरूर नहीं कि वो वेरिएबल m दे दिया होगा, या 1/4 ऑफ अ नंबर बोलेगा एग्जाम में, आपको बोलेगा वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो उस नंबर को हम लोग x मान लेंगे, उसके बाद उस नंबर को अगर x मान लेंगे तो इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखते हैं कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह आप लोगों ने देख लिया कि कोई भी वर्ड फॉर्म हो उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया तो अब उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यानी हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हाउ टू सॉल्व।
कि अब अगर हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अभी अभी जस्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज 32। यही क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा था, इसमें 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर है तो x मान लेते हैं, तो 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, तो आपको बस ध्यान देना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड है, तो जो भी साइन आता है, जो भी साइन इस साइड है किसी भी नंबर पे, वो अगर राइट हैंड साइड जाता है तो उसका उल्टा साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे अगर प्लस है अगर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो साइन किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। अगर इनटू है तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों डिवाइड का साइन है। अगर इस साइड माइनस है तो उस साइड जाके किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर इस साइड डिवाइड है लेफ्ट हैंड साइड, अगर वो राइट में जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसा होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड में या कोई लेफ्ट हैंड साइड में बस वेरिएबल्स रखते हैं और राइट हैंड साइड में बस कांस्टेंट को एक जगह करते हैं। या आप उल्टा भी कर सकते हो कि कांस्टेंट को एक साइड कर दो, वेरिएबल को एक साइड कर दो। ठीक है, तो ऐसे करना है कि वेरिएबल्स वाले सारी चीज को लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रखते हैं, है तो वही करेंगे हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स को हम लोग रखते हैं। वेरिएबल वाले जितने टर्म है सारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 11, उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 32 है। अब ये प्लस 11 है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस 11, क्योंकि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा, अब सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू कितना हुआ, 32 माइनस 11 कितना हुआ, 21 हुआ। अब हम देखते हैं अब क्या बचा, जो बचे कोफिशिएंट वगैरह बचे, ये भी कांस्टेंट है ना, तो इसको भी इस साइड करना है। तो 3x में 3 इस साइड किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उस साइड किस फॉर्म में जाएगा, ये असल में क्या है 3 इंटू एक्स है ना, तो 3 इंटू एक्स, 3 किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 3 उस साइड जाएगा तो किस में बदलेगा, डिवीजन में बदलेगा। तो x क्या होगा 21/3, तो क्या होगा x की वैल्यू 7 हो गई। तो वो नंबर क्या हो गया, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर n x 11 इज 32, यानी आंसर क्या है, वो नंबर हमारा क्या है 7 है। अगर हम चेक करें तो 7 इंटू 3 प्लस 11 करोगे तो 21 प्लस 11 क्या होता है, 32 होता है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम लोग पहले वर्ड से इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ ये तो आपको स्टेप दिख गया ना, स्टेप इतना होता है, लेकिन ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो अगर फर्स्ट टाइम हम लोग देखें तो फर्स्ट टाइम इतने स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बस इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। तो आप सीधा देखोगे ये प्लस 11 इधर गया, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये 21 हुआ। 3x इक्वल टू 21, 3 से डिवाइड कर दो 7, x इक्वल टू 7 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ये x इक्वल टू 7 कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया मैंने, प्लस 11 को इधर दे दिया तो पता चल गया माइनस 11 होगा, यहाँ पे 21 बचा, 3x इक्वल टू 21 और 3 इस साइड डिवाइड जाएगा। बट हमको भेजने की जरूरत नहीं है, हमको पता है डिवाइड जाएगा तो डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर हो, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर हो और सब इधर क्या हो, बस मल्टीप्लीकेशन में हो, जैसे आपका हो इधर 3x इक्वल टू 45 हो, या 3x इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 हो, ठीक है। 3x इंटू 4 इक्वल टू 50 इंटू 4 हो। तो अगर 3x इक्वल टू 45 हो, इस टाइप में हम डायरेक्ट बोल देंगे x इक्वल टू 15 हो जाए। अगर इधर मल्टीप्लीकेशन में बस हो, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में बस हो, तो सीधा हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे होगा, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 15 5 बार में डिवाइड हुआ, x इक्वल टू 5 हो गया। बट अगर आपका इस तरह हो 3x प्लस 4 इक्वल टू 15 इंटू 4, तब हम लोग कैंसल आउट नहीं करेंगे। जब अगर एडिशन साइन है, जब तक हम लोग क्या करें, जब तक दोनों साइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर ले, तब तक हम लोग कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कैंसल आउट किस केस में होगा, अगर ये 3x इंटू 4 होगा, तभी हम लोग तभी ये 4 इस साइड जाके डिवाइड होगा, तभी ना कैंसल आउट होगा। कैंसल आउट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये इस साइड जाके डिवाइड होगा। बट ये एडिशन में है, तो ये इस साइड जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा ना। ये अगर इस साइड जाएगा सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स खत्म हो जाए, तब हम लोग डायरेक्ट कैंसल आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ये आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा
तब उतना ज्यादा आपको पता चलते जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2 हम इक्वल टू 2x प्लस 3 हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि वर्ड से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो इक्वेशन अब बनाना सीख गया, अब इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर हो तो इसको सॉल्व करना सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू पता लगानी है। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा, तो क्या करना है, पहले हमको वेरिएबल को एक साइड करना है। तो क्या होगा ये असल में 3x माइनस 2x, और ये क्या होगा 3, और ये प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा, तो x इक्वल टू 1 होगा। हो गया x इक्वल टू 1, बस x इक्वल टू 1 ही निकालना था। तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें देखोगे कि अच्छा ये 3x है 2x है, तो ये x बना, ये 2 इधर गया 1 बना, तो x इक्वल टू 1 हो गया। यानी एक दो स्टेप आप लोग इजीली मन में कर सकते हो, आप आंसर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो इस तरह हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब अगर आपका इक्वेशन हो 3x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 20, और आपका ऑप्शन हो 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 6, चौथा ऑप्शन 5, तो इसको आप सॉल्व करिए और आपको बिना पेन चला के आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 3x और ये x है, यहां बनेगा 2x क्योंकि x माइनस में जाएगा, और 4 यहां तो बनेगा 16, तो x इक्वल टू कितना होगा, ये 2 डिवाइड हुआ तो 8 होगा, तो आंसर आपका 8 हो गया। तो बिना ही ज्यादा कोई पेन चलाए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या ये 8 होगा, इसको इस तरह लिखने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें स्पेस ज्यादा यूज नहीं करना है। ऐसे आप लिखोगे तो ये बहुत टाइम भी लगेगा और स्पेस भी लेगा, तो हमको इस तरह से मेथड यूज नहीं करना, ये बस समझने के लिए मेथड है। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हो कि एक साइड x गया तो ये 2x बचा, 4 इधर गया 16 बचा, 2x इक्वल टू अगर 16 है तो ये 2 से कट गया 8 बचा, 8 आपका आंसर होगा। और अब और कुछ इक्वेशन देखते हैं। तो 3l/2 इक्वल टू अगर 4/6 हो तो आपका ऑप्शन हो 2/9, बी है आपका 4/9, सी है आपका 4/18 और डी है आपका 8/9। तो इसको सॉल्व करिए, एल की वैल्यू पता लगानी है। देन एल इक्वल टू व्हाट, सॉल्व करना मतलब एल की वैल्यू पता लगानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा हम देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर में है, देखो यहाँ कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला साइन नहीं है, जो भी बचा है ये इक्वल टू इनटू वाला साइन है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाला साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला जब साइन हो तो जो आपका डिनोमिनेटर बचा है, अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब जो बचा उसको, और ये 3 से 4 डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ट्राई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड ही रहने चाहिए। तो 3l इंटू 3 होगा ना, तो ये क्या बनेगा, 9l बनेगा। अगर मैं अच्छे से सॉल्व करूं 3l/2 इक्वल टू 4/6 है, तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, 3 बचा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9l बचा, और यहां तो 1 बचा है और 4 है, 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 होगा, तो l कितना होगा, 4/9 होगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये तो आपको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने का हुआ, बट मेथड वही है, बट आपको कुछ स्टेप्स मन में करने हैं। बट आप अब अगर आप ट्राई करोगे बस क्वेश्चन में ही मैं सॉल्व कर दूं, तो 2 से 3 ये 4/3 हुआ, और l को यही l रहने दो, बस 3 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि नीचे में कुछ बचा नहीं, l को ही बस सिंगल रखना है मुझको ना। अगर आपका क्वेश्चन है 3l/2 इक्वल टू 4/6, तो आपने सबसे पहले तो ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पता बस मुझको यहाँ l रखना है, जो भी बचा है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। तो इस साइड क्या बचा, 3/1 बचा है ना, तो उस साइड जाके क्या बनेगा, 1/3 बचेगा, तो ये क्या होगा, l इक्वल टू 4/9 होगा, तो l इक्वल टू 4/9 होगा। ठीक है, तो अगर आपका है 3l/2 इक्वल टू 4/6, तो मैंने क्या किया, असल में इसको क्या किया, l रहने दिया और 4/6 इंटू 2/3 मन में कर लिया। ये 3/2 साइड जाके 2/3 में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन में 3/2 है वो उस साइड जाके अगर डिवीजन में 3/2 बनेगा, तो डिवीजन 3/2 इज मल्टीप्लीकेशन 2/3, ये सेम चीज है ना। तो वह मल्टीप्लीकेशन 2/3 गया, और 2/3 जब मल्टीप्लीकेशन गया तो ये क्या बन गया, 4/9 बन गया। तो आप डायरेक्ट इसको मन में ही कर सकते हो कि ये 4/9 क्यों हुआ, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते जब आपको कुछ दिख ना रहा हो। ठीक है,
बट जब आपको दिख रहा है कि बस मुझको एल ही चाहिए, तो जो भी बचा है एल के साथ उसको राइट हैंड साइड मन में ही भेज देना और मन में सॉल्व कर सकते हैं। या आप थोड़ा सा पेन चला सकते हो कि ये 4/6 इंटू 2/3 था, अगर ये है तो असल में क्या हुआ, ये 2 3 कैंसिल हुआ, 4/9 हो गया, 4/9 आपका हो गया। यानी 3-4 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है कि आप जितना कम स्टेप लिखोगे उतना कम टाइम लगेगा और उतना इजीली आप आंसर निकाल पाओगे। पेन कम चलाना है और दिमाग ज्यादा चलाना है ताकि आपका आंसर सही आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। माप का अगर क्वेश्चन हो -4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8, आपका ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है -2। इसको आपको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का सबसे इजी है, -4 है ना, कुछ नहीं सोचना, -4 को इस साइड अगर भेज देंगे तो डिवाइड में जाएगा, या इसको कैंसिल करेंगे तो ये -2 होगा ना। तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू -4 होगा कि नहीं, ये 2 है तो x इक्वल टू -4 आपका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका -4। तो आप डायरेक्ट इस पे सॉल्व कर सकते हो। ये -4 है, -4 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड है, इस साइड गया डिवाइड में हुआ, तो -4 8 में डिवाइड करेंगे तो -2 होगा ना, क्योंकि -4 इंटू -2 8 होता है, तो ये -2 हुआ और 2 प्लस एक्स बस बचा है, तो इस 2 को भी इस साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या -2 होगा, तो -2 क्या होगा -4, क्योंकि यहाँ +2 है तो -4 होगा। इस तरह आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। अगर आपको क्वेश्चन हो कि 0 इक्वल टू 16 प्लस 4m-6, ऑप्शन है आपका -2, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4, राइट, ये आपका ऑप्शन है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो आप अब ध्यान रखिए कि हाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 0, नॉर्मली हमारा क्वेश्चन किस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है 4m-6 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम डायरेक्ट देख लेते हैं 16 इस साइड ट्रांसफर किया, मैंने इस साइड ट्रांसफर किया, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर 0 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तब घबराना नहीं, असल में ये यही है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना, यानी 3x प्लस 2 इक्वल टू अगर 3 है तो ये और ये इक्वेशन सेम है कि जैसे अगर राम इक्वल टू अगर श्याम हो तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक श्याम इक्वल टू राम, वही चीज होगी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये असल में किसको सॉल्व करना हुआ, इसी को सॉल्व करना हुआ। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि किसको इस साइड लेफ्ट में ट्रांसफर करूं, किसको राइट में ट्रांसफर करूं, तो आप सिंपल बोलो कि मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं ना, तो उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, बस मुझको m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप 16 है, 16 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -16 होगा, 4 से मैं कैंसिल आउट करूंगा, कितना होगा -4 होगा, कोई दिक्कत, -4 होगा, m-6 बचा, तो 6 उस साइड गया तो +6 हुआ, तो कितना हुआ 2 हुआ, तो m बराबर क्या होगा आपका 2 होगा। मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया नहीं, बस मैं मान लिया कि ये तो वही चीज है, ये इस साइड हो या उस साइड हो, असल में है क्या, इक्वेशन ही है, मुझको m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर m इक्वल टू 2 आए या 2 इक्वल टू m आए, बात सेम ही है, आंसर इसका क्या है, m की वैल्यू 2 ही होगी। तो जरूरी नहीं कि इसमें हम m इक्वल टू 2 लाने के ट्राई करें, तो जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझको क्या लगेगा, मैं मुझको पहले इस तरह लिखूंगा, अच्छा ये तो ये है m-6 इक्वल टू 0। अब मैं जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं मैं 2 इक्वल टू ही m लेते आऊंगा, तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल किसी भी साइड हो, हम लोग बस वेरिएबल को एक साइड करना है और जितने भी कांस्टेंट है एक साइड करना है, ठीक है। वो तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या शुरू में सीखे थे कि हाँ चलो वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड कर देता हूं, ये जरूरी नहीं है, ये तो बस आपको लिखने का, इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो इस तरह लिखो ताकि एक फॉर्मेट बने कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन आपका राइट हैंड साइड में ही वेरिएबल्स हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट हैंड साइड में ही रहने दो, आप बस लेफ्ट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट ट्रांसफर कर दो, 2 इक्वल टू m आया यानी m की वैल्यू 2 हो गई। और इसको कैसे सॉल्व किया आपने देखा होगा, इसको तो कैसे हम लोग सॉल्व किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इस 16 को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया तो कितना बना होगा, -16 हुआ होगा, कोई दिक्कत। 4 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे एडिशन वाला चल गया ना पार्ट, तो बस ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, 4 से मैंने 16 को कैंसिल आउट किया तो -4 बचा। अब बचा क्या m-6, तो उधर जाके +6 बनेगा, तो 6 - 4 कितना होगा 2 होगा, m = 2 हो गया। तो मैं इसी लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, इसको 2-3 स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है।
इस तरह हम लोग क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कुछ कुछ इस पे कैसे आते हैं। तो हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड से इक्वेशन लिखना सीख गया, और कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो उसको सॉल्व करना सीख गए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा कैसा है, जैसे फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। आपके ऑप्शंस है 36, दूसरा है 38, तीसरा है 40 और चौथा है डी है आपका 60। 1 2 3 4 ये है आपके ऑप्शन। तो आप वीडियो पॉज करें और तुरंत सॉल्व करने का ट्राई करें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो वही वाला क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, फाइंड अ नंबर 1/4 ऑफ नंबर इज, यानी 1/4 ऑफ नंबर यानी x/4 - 7 क्या आपका 3 है। अब इसको बस सॉल्व करना है। आपका क्या होगा, ये इक्वेशन हुआ x/4 - 7 = 3। ये आप तुरंत लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या हुआ 7 इधर गया तो 10 बचा, और ये 4 है, 4 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हुआ तो 40 आपका आंसर हुआ। 40 आपका आंसर हुआ। बस आपको बस ये इक्वेशन लिख लिया, आप सीधा इक्वेशन को सॉल्व करो, ना कि अब इसको आप इसे लिखोगे। 3 हुआ तो x/4 = कितना हुआ 10 हुआ, तो x = कितना 4 × 10 = 40। ये नहीं करना है, अब बस इक्वेशन लिख लिया। अब इक्वेशन को देखो, 7 इधर गया 10 हुआ, 4 × 10 कितना हो गया 40 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 40 हो गया। तो आप इंस्टेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए, इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो इक्वेशन लिखने आना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो सब जानते हैं, सब सीख जाते हैं क्या, हाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कैसे जाना है, बट इक्वेशन लिखना आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होता है वो कैसा होता है, इक्वेशन उसमें दिया नहीं होता है, हमें इक्वेशन लिखना पड़ता है खुद से। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 173 and difference is 73, then the smallest one is। आपका ऑप्शन है 37, सेकेंड ऑप्शन है 123, थर्ड ऑप्शन है 50, डी नन ऑफ दिस यानी एनओटी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बस पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट वन कितना होगा। मतलब क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर है जिनका सम यानी जिनका योगफल क्या है 173 है, और उनका डिफरेंस क्या है, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से घटाएंगे तो उनका डिफरेंस क्या आता है 73 आता है। तो आपको पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट वन क्या होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली चलना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है स्मॉलेस्ट वन ना, तो स्मॉलेस्ट वन को x मान लेते हैं। अगर स्मॉलेस्ट वन x है और डिफरेंस 73 है तो बड़ा वाला नंबर कितना होगा, x + 73 होगा कि नहीं, x + 73 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 73 होता है ना, यानी बड़ा वाला नंबर इससे 73 ज्यादा है। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 173। इक्वेशन आपने लिख दिया ना, यही आपका इक्वेशन हुआ। तो अब देखो ये क्या हुआ 2x हुआ, 73 इधर गया तो कितना हुआ 100 हुआ, x = क्या हो गया 50 हो गया। आंसर आपका क्या हुआ 50 हो गया। बस आपने इक्वेशन लिख लिया, आपका आंसर मिल गया। तो आपको क्या है ध्यान देना है कि क्या मांग रहा है। तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी मांग रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, और जो भी उसको दिया है कोई भी एक रिलेशन यूज कर लेते हैं, उससे हम लोग कोई भी एक रिलेशन यूज करके लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं और उससे राइट हैंड साइड बना लेते हैं। तो अगर हमें इसका एक और तरीका क्या मेथड होगा कि अगर मैं स्मॉलेस्ट वन x मान लूं, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं सम ऑफ 2 नंबर इज 173, तो सेकंड नंबर क्या होगा 173 - x होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 173। तो अगर 20 में से एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 15 होगा, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा 20 होगा। वही हुआ कि 20 में से 5 घटा दो तो 173 में से x घटा दिया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 73 है, इन दोनों का डिफरेंस 73 है। तो डिफरेंस मतलब क्या, अब इसमें देखना पड़ेगा कौन बड़ा होगा। तो मैंने इसको अगर छोटा माना है तो ये बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, तब इसको सॉल्व करेंगे 173 - x। अब क्या होगा 173 - x, और इसमें से अगर मैं x को घटाऊं तो ये कितना होना चाहिए 73। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 173 में से 73 गया 100 हुआ, और x इधर ही हुआ,
एक्स एक्स ये 2x हुआ, इधर गया तो 2x हुआ, तो x इक्वल टू 50 आ गया। इस तरह भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। आप कोई भी मेथड सोच सकते हो, तो सोच सकते हो, इन दोनों में से किसी का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो प्रॉपर्टी दिया है ना कि दोनों का सम 173 है और दोनों का डिफरेंस 73 है। कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बस आपने एक बार इक्वेशन लिख लिया तो उसको आप एक स्टेप में सॉल्व करना आना चाहिए। तो दो टाइप के दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन असल में दोनों सेम है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो दोनों में इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सॉल्व करो, आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। अब आपका अगर क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है, राजू फादर्स एज इज 5 years more than 3 times Raju's age, find Raju's age if his father's age is 44 years। ठीक है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 13, चौथा है 10। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, राजू फादर एज यानी राजू के पापा का एज कितना है, 5 years मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज। राजू का जो एज है उससे उसका 3 टाइम्स कर ले, उससे 5 साल ज्यादा है। अगर तो अब बोल रहा है कि अगर राजू के पापा का एज 44 है तो राजू का एज क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, इससे हमको इक्वेशन लिखना है। बस अगर इक्वेशन लिख लिया तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इक्वेशन लिखने का ट्राई करें। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, बोल रहा है कि राजू एज फाइंड करना है, तो देख लेता है राजू का एज कितना होगा। अगर x होगा तो देखो उसका फादर का एज कितना होगा। फादर का एज क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स और प्लस 5, क्योंकि 5 साल भी ज्यादा है। तो फादर का एज कितना होगा, 3 टाइम्स प्लस 5, उसका क्या होगा, वो असल में फादर का एज कितना है, 44। मैंने इक्वेशन लिख दिया। क्या है, राजू का एज मैंने माना x है। अब ये रिलेशन पकड़ता हूं, इस लाइन का रिलेशन से मैं इक्वेशन लिखता हूं कि क्या हुआ, राजू का फादर का एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो 3 टाइम्स राजू एज, उसमें 5 years मोर देन यानी 5 ऐड करना है, और वो राजू के पापा की एज होगी। राजू के पापा की एज अगर 44 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हुआ, ये 39 हुआ। 3x इक्वल टू 39, तो x इक्वल टू 13 हो गया कि नहीं, x इक्वल टू 13। तो राजू का एज कितना हो गया, 13 होगा। बस आपको इस चारों लाइन से मैंने इक्वेशन लिखा। इक्वेशन कैसे लिखा आपको समझ में आ गया, और मैंने उस एज को मान लिया जो एज आंसर हो रहा है, उस एज को मान के मैंने आंसर निकाला और मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मुझको मिला राजू का एज कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी और क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये जो एज वाला क्वेश्चन होता है ये अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो अगर अगला क्वेश्चन है, आलोक इज ट्वाइस ओल्ड एज अशोक। 5 years ago his age was 3 times of Ashok's age than his present age. Then his present age is what? ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, सी है 20 और चौथा है 25 ईयर्स। सब में ईयर्स लगा हुआ है। ठीक है, 25 ईयर्स। तो वीडियो पास करिए, आप इक्वेशन लेके अब इसको सॉल्व करिए तुरंत। तब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आलोक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। 5 years ago his age was 3 times of अशोक। यानी 5 साल पहले अभी क्या है, आलोक दुगुना एज का है अशोक का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बोलते हैं, अशोक का एज x है तो इसका एज कितना होगा, 2x होगा ना। 5 years x है 2x हुआ। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे 5 साल पहले क्या था, क्योंकि हम लोग मान लिए कि ये अगर x है ये 2x होगा। अब 5 साल का रिलेशन से हम लोग क्या बनेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो 5 साल पहले आलोक का एज कितना होगा, 2x - 5 होगा ना, और अशोक का एज कितना होगा, x - 5 होगा। तो मैं इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं। तो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले हिज एज वाज 3 टाइम्स ऑफ अशोक एज। तो 5 साल पहले आलोक का एज 2x 5 होगा और अशोक का एज क्या होगा, x - 5 होगा ना।
तो बोल रहा है इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि आलोक का एज 5 साल पहले अशोक का एज के 3 टाइम्स था। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या बन गया? 2x - 5 इक्वल टू 3x - 5। ये 5 साल पहले का आलोक का एज हुआ और ये 5 साल पहले अशोक का एज हुआ और उसके 3 टाइम्स करूंगा तो वो आलोक को एज के बराबर होगा 5 साल पहले। तो ये मेरा इक्वेशन हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन सॉल्व बस करना है। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? ये होगा 3x, ये होगा 3x, इधर आ गया तो क्या होगा? x बचेगा, कोई दिक्कत। और ये क्या हुआ? -15, उधर जाके क्या बनेगा? उधर जाके +15 बनेगा। तो +15 -5 कितना होगा? 10 होगा। तो x इक्वल टू 10 हो गया। आपको किसका पता लगाना है लेकिन? देन इज प्रेजेंट एज इज, आलोक का एज बोल रहा है ना, तो आलोक का एज क्या है? 2x है। तो आपका आंसर कितना होगा? 20 होगा। आपका आंसर क्या होगा? 20 होगा। अब कैसे होगा? कैसे होगा? आपने देख लिया क्या होगा। बस आपको ये रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या हो गया? 2x - 5। पहले हम लोगों ने क्या बोला? ये पहला रिलेशन से हम लोगों ने मान लिया कि अशोक का एज x है, आलोक का एज कितना होगा? 2x होगा। दूसरा रिलेशन से हम लोग इसके बीच का इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है? 5 साल पहले आलोक का एज तो ये होगा 2x - 5 और अशोक का एज क्या होगा? x - 5 बोल रहा है 5 साल पहले ये 3 टाइम्स था। तो 3 × x - 5 ये कर दिया मैंने, सॉल्व करना है बस। तो ये 3x है तो ये 3x बचेगा। 3x अगर 2x इधर गया, मैं या तो 3x को इधर भेज दूंगा या तो 2x को इधर भेज दूंगा। मैं इधर ही भेजता हूं क्योंकि माइनस x मुझको नहीं चाहिए, प्लस x चाहिए। तो क्या हुआ? 3x - 2x, x बचा और ये 3 बचे 15, इधर -15 उधर जाके +15 बनेगा तो ये 10 बनेगा। तो x इक्वल टू 10 अगर मिल गया तो आलोक का एज पूछ रहा है, देन हिज प्रेजेंटेज यानी आलोक का एज प्रेजेंटेज पूछ रहा है। तो 2x कितना हुआ? 20 हुआ। आपको डायरेक्ट 10 नहीं लिखना, आपको देखना है कि किसका एज पूछ रहा है। 20 पूछ रहा है तो 20 हो गया। तो बस आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। बस मेन क्वेश्चन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि आप ये इक्वेशन बस लिख दो, उसके बाद सॉल्व करना क्या है? एक ही लाइन तो है, इसको इधर इधर मन में ट्रांसफर किया और आपको सॉल्यूशन आ गया। के बाद आप सॉल्यूशन सर्च करके ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 129, then the least number is what? आपका पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 41, चौथा ऑप्शन है 44। तो आपको क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 129। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या? लगातार, मतलब जो नंबर लगातार हो, जैसे 1 2 3 ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। 1 2 3 4 ये 4 नंबर जो है ये कंसेक्यूटिव है। तो मतलब जो भी नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो कंसेक्यूटिव नंबर्स कहला रहे हैं। यानी इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है। यानी 11 12 13 14 ये सारे क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। तो बोल रहा है कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका सम इतना है, तो लीस्ट नंबर क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? तो आप नॉर्मली मेथड क्या करते हैं, लोग सोचते हैं लीस्ट नंबर x है तो पहला नंबर इससे बड़ा नंबर क्या होगा? x+1 होगा, उससे बड़ा नंबर क्या होगा? x+2 होगा। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं x+1 + x+2 उनका सम कितना होना चाहिए? 129 होना चाहिए। बस आपको क्या है? 129 होना चाहिए। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये एक तो नॉर्मल मेथड हो गया। बट जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है। वो मेथड क्या है बताता हूं मैं, कि अगर जब आपका इस तरह का क्वेश्चन हो, आप इसमें लीस्ट नंबर नहीं मानते, आप उसमें मिडिल नंबर मानते हैं। यानी क्या है? 11 12 13 14 15। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है? 3 होता है या 5 होता है। ऑड कंसेक्यूटिव नंबर का ही सम पूछा जाता है क्योंकि इसका एक ट्रिक है और क्वेश्चन हमें हमेशा क्या ट्रिक पे ही आता है। तो लीस्ट कंसेक्यूटिव नंबर नहीं मानते, मिड मानते हैं। तो मिड मानने से क्या होता है? ये देखो, ये 1 कम है, ये 2 कम है, ये 1 ज्यादा है 14 और 15 क्या है? 2 ज्यादा है। तो अगर आप मिड नंबर मानोगे x, ठीक है, तो उससे कम नंबर क्या होगा? x-1 होगा ना, और उससे ज्यादा वाला नंबर क्या होगा? x+1 होगा। कोई दिक्कत? अगर मैंने 13 माना तो उससे कम वाला नंबर, अगर मान के चलो इसका सॉल्यूशन ऐसा मान के चलो कि इसका सॉल्यूशन है 11 12 13, ये 3 नंबर थे जिनको सम करके कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो अगर मैं 12 माना हूं तो उससे पहले वाला नंबर 12 - 1 11 होना चाहिए, उससे अगला नंबर 12 + 1 11 होना चाहिए। 9 देखो, इन दोनों को अगर तुम सम करोगे तो क्या होता है?
इन दोनों का सम करोगे तो ये तीनों, ये 3x ही होता है ना, 3x होता है ना। पहले वाले सम में कुछ ऐसे नंबर आ रहे थे 5 +1 +1 सब आते हैं, बट इन तीनों को सम करोगे तो देखोगे आप जितने भी कांस्टेंट है वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 3x हो जाता है। तो अगर अब 3x इक्वल टू सिंपल क्या आएगा, 129 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 43 होगा, 43 होगा ना। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो x इक्वल टू 43 होगा। तो अगर ये 43 है तो लीस्ट नंबर क्या है, उससे एक कम 42 आपका आंसर होगा। तो इस तरह इसका ये एक बेसिक मेथड इस तरह सॉल्व करना है, बट मुझको ये भी बेसिक मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि मुझको पता चल गया कि इसमें ये वाला ट्रिक यूज कर रहा है। तो यानी क्या करना है, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 3 से डिवाइड करेगा 43 हुआ, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक उससे पीछे जाएगा तो आपका आंसर 42 हो गया डायरेक्ट। समझ आया। ये कोई इस तरह का जो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला जब क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं मानना है, मतलब ये सब एक्स मत मानना। क्यों, मुझको यहाँ पे दिख रहा लास्ट स्टेप में कि ये 3 से ही डिवाइड होता है। तो 3 कंसेक्यूटिव है तो जो भी सम होगा उसको 3 से डिवाइड करो, 43 हुआ। अगर छोटा वाला नंबर मांग रहा है तो 43 में से एक घट गया 42 हो गया। अगर बड़ा वाला नंबर मांग रहा है तो 43 में से एक जुट गया 44 होगा, या मिड नंबर मांग रहा है तो वो तो 43 होगा ही। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम है आपका 365। 5 कंसेक्यूटिव नंबर का आपका सम कितना है, 365। तो अब आपसे पूछे कि लीस्ट नंबर क्या है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम है 365, तो आपको पूछे लीस्ट नंबर क्या है। तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम 365, तो 5 से डिवाइड करो तो कितना हुआ, 5 से 35 73, यानी 73 मिड नंबर है। मिड नंबर है तो अब 5, यानी इससे पहले 2 नंबर होंगे, 5 नंबर है ना, तो इसके बाद 2 नंबर होंगे। तो यानी लीस्ट नंबर क्या होगा, 73 में 2 घटा दोगे तो कितना होगा, 71 इज द लीस्ट नंबर। तो आपका 5 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 72 72 73 74 75। ये पांचों नंबर का सम कितना है, 365। यानी जब भी आपका ये कंसेक्यूटिव नंबर वाला सम आए, जो कि अगर ऑड नंबर हो तो सीधा आप डिवाइड मारो, जो भी नंबर आए वो आपका मिड नंबर हुआ, और जो आपको पूछ रहा है आपको देखना है कि कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चन में ये मानने सबकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको लास्ट में ये दिख रहा है कि उसी से डिवाइड करना होता है जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। इस तरह आप लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ना आपका क्वेश्चन है x + 2/5 प्लस x + 3/6 इक्वल टू x + 4/7 प्लस x + 5/8। ऑप्शन है आपके 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 4, चौथा ऑप्शन है आपका 6। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मली एक बच्चा कैसे सॉल्व करेगा कि अच्छा इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। नॉर्मली कैसे सॉल्व करेगा, 6 5 का एलसीएम 30 लेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x + 12, 5 से मल्टीप्लाई करेगा 5x + 15। इस तरह भी आरएचएस में भी इस तरह सॉल्व करेगा। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और क्योंकि ये एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है, तो ऐसा क्वेश्चन वो तो नहीं देगा कि जो कि इस तरह से सॉल्व हो। इस तरह के जब भी क्वेश्चन लिखे तो आप उसमें थोड़ा दिमाग देखो कि अरे ये ऑप्शन से चल सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि दिख रहा है आपके मन में तुरंत दिख जाएगा। अगर इसका एक मेथड में लगाऊं तो ये तो लंबा मेथड जाएगा, इसको फिर ऐड करो, आरएचएस में भी कुछ ऐसा हुआ उसको ऐड करो, देन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ये लॉन्ग मेथड से तो नहीं होने वाला, यानी कोई ट्रिक है। और इसमें ट्रिक क्या है, आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो देखो ऑप्शंस अगर देखोगे तो ध्यान देना इसमें कि देखिएगा ये 2 और 5 है, डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, यानी 2 5 का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, इसका डिफरेंस कितना है, 3। आपका आंसर 3 होगा। क्यों, अगर देखोगे क्योंकि 2 में अगर ऐड करोगे तो 3 प्लस ये क्या होगा, 5/5 होगा, इसमें ऐड करोगे तो 6/6 होगा, इसमें क्या होगा, 7/7 होगा, इसमें कितना होगा, 8/8 होगा। देखो ये 1/1 यानी 1 + 1 2 बना, इस साइड भी 2 बना, यानी 3 आपका आंसर होगा। या तो अगर आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस चेक कर लोगे, इसका डिफरेंस 3 है, यानी सब जगह देखो डिफरेंस 3 है, तो 3 ही आपका आंसर है। या तो आप एक एक ऑप्शन तुरंत पुट करोगे, तो आप देखना कि ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करना जिससे ये फ्रैक्शन ही ना बने, ये एक होल नंबर बन जाए, कंप्लीट होल नंबर बन जाए, तो आपका कोई कंप्लीट इंटीजर ही बन जाए, होल नंबर जो नहीं, कंप्लीट इंटीजर बन जाए, वो आपका सॉल्यूशन होगा।
अगर सारे नंबर्स अगर कंप्लीट इंटीजर्स बन जाए तो वो आपके सॉल्यूशंस में आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूरी नहीं है लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी क्या यूज करना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको दिखेगा कि ऑप्शन से बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। कोई एक ऑप्शन तुरंत ही आपको आंसर दिखा देता है। जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये लंबा टाइम ले रहा है, ये ऐड नहीं हो पा रहा है, तो उस ऑप्शन को भूल जाए, दूसरा ऑप्शन ट्राई करें, आपको दिखेगा कि ये तुरंत ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो कि सबका अगर डिफरेंस 3 है तो 3 ही का आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस भी हो जाए उस केस में भी आप देखोगे कि सबका डिफरेंस अगर सेम है, यानी अगर यहाँ कहीं माइनस हो जाए, जैसे अगर आपका ऐसा हो जाए 5/x-4, ठीक है, प्लस 6/x-3 प्लस 7/x-2 प्लस 8/x-1, इस तरह हो जाए आपको, x इस तरह हो जाए, तो आप फिर देखोगे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का ऐड करना। अब इसमें क्या ऐड करना, इन दोनों का ऐड करते हुए तो कितना होता है, 9 होता है। इसको ऐड करो 9 होगा, इसको ऐड करो 9 होगा, इसको ऐड करो 9 हो जाए, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, क्योंकि ये माइनस वाला। तो देखोगे कि अगर 9 - 5 करते हो तो 5 होता है, 9 - 3 करते हो तो 6 होता है, 9 - 2 करते हो तो 7 होता है, 9 - 1 करते हो तो 8 होता है। तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाए। तो अगर आपका क्वेश्चन हो 5/x-4, 6/x-3, 7/x-2, 8/x-1, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखोगे अगर ये माइनस है तो दोनों को सम कर देना, अगर ये प्लस है तो दोनों का डिफरेंस कर देना, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर ये माइनस है तो 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा, तो वही मेरा आंसर होगा। तो नेगेटिव अगर हो या पॉजिटिव अगर हो तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ना हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ए नंबर 10th digit is 3 times of 1's digit. If we swap the digits, the new number becomes 36 smaller than the original. तो नंबर क्या है, नंबर क्या है आपका ऑप्शन है ए 56, बी है 62, सी है 72, डी है 60। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक नंबर है जिसमें 10th डिजिट 3 टाइम्स ऑफ 1 डिजिट है। तो यही आपको दिख गया कि पहले क्या करना, अगर 1 डिजिट अगर आपका x है तो 10 डिजिट क्या होगा, 3x होगा ना। आपका नया रिलेशन, अब इससे आपको इक्वेशन लिखना है। तो अब ध्यान दो कि अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर में डिजिट होता है, उससे नंबर कैसे बनाते हैं। तो नंबर वाले में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या होता है, अगर ये 25 है तो इसको अगर डिजिट वाइज में लिखेंगे तो क्या है, अगर ये 10th डिजिट पे है तो इसको 2 × 10 और 1 डिजिट है तो 5 × 1, तो तब इसकी वैल्यू 25 होती है। अगर आपको बोले 325 है तो असल में क्या है, 3 × 10 100 प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1, इस तरह इसकी वैल्यू है। और हम लोग क्या करना है, वैल्यू से आपको इक्वेशन लिखना है, ना कि आपने ये नंबर अगर 3x है 10th डिजिट और 1 है x है तो आपका नंबर ये हो गया, आपका नंबर क्या हो गया 3x। ये असल में क्या है, 3x × x है ना, 3x नंबर नहीं होगा, नंबर क्या होगा 3x × 10 + x, ये आपका नंबर होगा, क्योंकि ये तो डिजिट है तो डिजिट से नंबर हम लोग फाइनली कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना कि ये नंबर का वैल्यू है। और 3x × x ये नंबर का वैल्यू नहीं है ना, नंबर का वैल्यू क्या होगा 3x × 10 + x, 3x × 10 + x। तो अब बोल रहा है अगर मैं स्वैप कर लूं तो पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर आपका क्या होगा 3x × 10 + x। मैं बस समझा रहा हूं, तो ये कितना होगा 31x। और मैं अगर स्वैप कर दूंगा तो क्या होगा, x 3x होगा ना, x 10th डिजिट होगा और 1 डिजिट 3x होगा, तो ये क्या होगा इसका नंबर x × 10 + 3x, तो कितना होगा 10x + 3x यानी 13x होगा। नया वाला नंबर जो हुआ 13x हुआ, पुराना वाला नंबर 31x हुआ। अब इन दोनों का रिलेशन क्या देखते हैं, इफ वी स्वैप द डिजिट ऑफ न्यू नंबर बिकम 36 स्मॉलर देन द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल से 36 स्मॉलर है, यानी 31x - 36 = 13x। ये आपका फाइनल इक्वेशन बना। तो इक्वेशन बनाते समय आपको देखना है कि नंबर
नंबर आपका 3x नहीं होगा, ये तो 3x स्क्वायर बन गया, ये नंबर नहीं है। नंबर आपका क्या है 3x इंटू 10 प्लस एक्स। क्यों है यहां आप देख सकते हो इसको, तो आपका नंबर कितना हुआ 30 प्लस एक्स 31x हुआ। और दूसरा अगर मैं स्वैप करता हूं, अगर डिजिट स्वैप करता हूं, यानी वंस के जगह टेंस ला देता हूं, टेंथ के जगह वंस ला देता हूं, तो क्या होगा नंबर आपका क्या होगा अब x इंटू 10 प्लस 3x, क्योंकि टेंथ डिजिट x है, वंस डिजिट टेंथ डिजिट x है और वंस डिजिट क्या है 3x है। तो अब ये कितना होगा 13x। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 13 इधर आ गया, तो ये क्या बनेगा 31 माइनस 13 कितना हुआ 18x, इधर जाके 36 हुआ, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 हो गया। अगर x इक्वल टू 2 हुआ तो 3x क्या हुआ 6 हुआ, और आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा 62 होगा। क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 31x है, 31x है, या तो ओरिजिनल नंबर में आप पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 2 है तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा 62 हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ये एक मेथड है सॉल्व करने का, बट आप इसको तेजी में सॉल्व कैसे कर सकते हो, आपको बस ये पता लगा अच्छा ये x है 3x है, तो 3x और x है, तो ये नंबर कितना होगा 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 प्लस 1 31x हुआ। अगर इसको मैं उल्टा दिया, स्वैप करने के बाद नंबर क्या बना 13x हुआ, क्योंकि x इंटू 1, ये आप मन में कर सकते हो। अब इसका डिफरेंस देखोगे, अच्छा ये 31x माइनस 36 इज 13, अगर ये 13x है तो ये x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 2 हुआ तो 13 इंटू 2 क्या हुआ 62 हुआ। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज तो मैंने समझाने के लिए बताया, बट आप जब एक दो क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे तो आप इंस्टेंटली ये नंबर निकाल पाओगे, इंस्टेंटली स्वैप करने के बाद भी नंबर निकाल पाओगे। और जैसे ही आपको नंबर मिल गया, आपको इक्वेशन आ गया, इक्वेशन सॉल्व करो, वैल्यू x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो नंबर कितना हुआ 31 इंटू 2, और यही ओरिजिनल नंबर था, तो 31 इंटू 2 दैट इज 62। ठीक है, तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो।